प्रवीण आज के जमाने का लड़का है, बहुत ही मॉडर्न और चाहता है कि लोगों में उसकी वाहवाही बनी रहे। एक रोज वो विपुल से कहता है, मुझे तो फॉरेनर लड़की चाहिए जो सुंदर और एक्सपर्ट होगी, तेज होगी, सारे काम खुद ही कर लेगी बिना किसी के सहारे के, लीडर होगी और तो और काम करने वाली भी होगी। अच्छा, तो इसके लिए फॉरेनर लड़की की क्या जरूरत है? ये सब गुण तो तुझे हमारी इंडियन लड़की में मिल ही जाएंगे। क्या भाई, तुम भी यहाँ की लड़कियां बहन जी टाइप दिखती है। पता नहीं तेरी आंखों को क्या हो गया है। तू ही कर लेना यहाँ की लड़की से शादी। प्रवीण इतना कहकर चला जाता है और विपुल कहता है, देख लेना बच्चू, एक दिन तू खुद बोलेगा इंडियन लड़की की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और कुछ महीनों के बाद विपुल की शादी तय होती है और उसके घर रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं। प्रवीण उसका दोस्त होने के नाते उसकी शादी के कामों में मदद करता है। तभी वो देखता है कि विपुल के घर के बाहर एक लड़की सुनहरे बाल, हाई हील्स, शॉर्ट ड्रेस में उतरती है और गाड़ी वाले से बहस में उलझ जाती है। मुझे नया देकर ज्यादा पैसा ले रहे हो क्या? मैं इतने पैसे नहीं देने वाली हूँ। विपुल ये देखकर शिखा की मदद के लिए तुरंत वहां आ जाता है। शिखा, तुम अंदर जाओ, इसका हिसाब मैं देख लेता हूँ। भाई तुम इसकी टेंशन ना लो, मैं खुद देख लूंगी। अरे बहन जी, जो देना है दे दो, विदेशियों से ना जीत पाएंगे हम। गाड़ी वाला चला जाता है और प्रवीण मन ही मन सोचता है, लगता है ये फॉरेन से आई है, रशियन लगती है, मौका देखकर बात करूंगा इससे तो। शादी में सभी एंजॉय करते हैं, लेकिन प्रवीण की नज़र बस शिखा पर रहती है। प्रवीण दिन भर उसे देखता ही रहता है। विपुल की शादी हो जाती है और रात में अचानक प्रवीण की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं, मेरे दोस्त को मत बोलना, नहीं तो वो तुरंत आ जाएगा। उसका अभी अभी तो फेरा हुआ है। मैं उससे कुछ नहीं बोलने वाली, खुद ले जाऊंगी तुम्हें। मेरे कंधे पर हाथ रखो। शिखा प्रवीण को हॉस्पिटल ले जाती है और रात भर हॉस्पिटल में उसके साथ ही रहती है। दिन में उसे डिस्चार्ज करवा के उसके घर पर छोड़ती है। इन सब के बाद प्रवीण का दिल शिखा पर आ जाता है। विपुल को पता चल जाता है कि प्रवीण शिखा से प्यार करने लगा है। इसीलिए विपुल शिखा से कहता है, शिखा, प्रवीण को सबक सिखाना जरूरी है। वो तुम्हें विदेशी समझकर तुमसे प्यार कर बैठा है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम फॉरेनर नहीं हो। जब तक तुम उसे ये समझा ना दो कि जो हम देशी कर सकते हैं वो विदेशी कभी नहीं कर सकते हैं। वैसे मेरा दोस्त हीरा है, जो भी उससे शादी करेगी खुशी रहेगी। भाई आप चिंता मत कीजिए, आई विल हैंडल एवरीथिंग इन अ बेटर वे। शिखा कुछ महीनों के लिए विपुल के यहाँ ही रुक जाती है। प्रवीण और शिखा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। दोनों छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं। एक दिन शिखा प्रवीण से कहती है, मैं रोज रोज तुमसे नहीं मिल सकती हूँ, मुझे अपने ऑफिस का काम भी तो करना होता है। अरे ऐसी कौन सी कंपनी है जो तुम्हें इतने दिनों से वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे रही है? आई एम वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम और आउट ऑफ इंडिया ये फैसिलिटी बहुत कॉमन है। प्रवीण वहाँ से चला जाता है और रात को लेटे लेटे सोचता रहता है, शिखा को प्रपोज कैसे करूं? उसकी एक हाँ से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं भी फॉरेन घूम पाऊंगा और लोगों में मेरी इम्प्रेशन पड़ेगी कि मेरी वाइफ फॉरेनर है। लेकिन उसे बोलूँ तो कैसे बोलूँ? उसके सामने आते ही मेरी तो जुबान लड़खड़ाने लगती है। जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा, इससे पहले कि कोई और उसे उड़ा ले जाए। प्रवीण इधर उसे पटाने की प्रैक्टिस में लग जाता है और उधर शिखा सोचती है कि प्रवीण की सोच कैसे बदली जाए। अगले दिन प्रवीण शिखा को मिलने बुलाता है और अपने घुटनों पर बैठ के उससे कहता है, विल यू बी माइन? आई लव यू, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। उसे रिंग पहनाता है, गुलाब देता है। शिखा को कुछ समझ में नहीं आता और वो हाँ बोल देती है। प्रवीण के घर वाले शिखा के घर वालों से बात करके उनका रिश्ता तय कर देते हैं। विपुल प्रवीण को अपने घर डिनर पर बुलाता है ताकि उसे इंडियन लड़की की वैल्यू दिखा सके। पिंकी डिनर में बहुत कुछ बनाती है और प्रवीण उंगलियां चाट चाट कर खाता है। खाना तो लाजवाब बना है, मन खुश हो गया यार खाकर। तेरी भाभी ने जो बनाया है, अब देखा इंडियन लड़की से शादी करने के फायदे। खाने को एक से एक खाना मिलता है मुझे।
बात तो आप एकदम सही बोल रहे हैं भैया। अरे क्या यार, अच्छा खाना तो कोई महाराज भी बना देगा। मुझे तो मेरी फॉरेनर शिखा ही पसंद है। पिंकी को ये सब सुनकर बहुत खराब लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। इस लड़के पर पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया है। मैं इसे समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन ये है कि मानने का नाम ही नहीं लेता है। ये ऐसे नहीं समझेगा। भाभी, आप प्रवीण की बातों का बुरा मत मानना। शिखा और प्रवीण की शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। प्रवीण बहुत खुश रहता है कि मनचाही लड़की से उसकी शादी हो रही है। शादी का दिन आ जाता है और उसे अभी तक पता नहीं चलता है कि शिखा इंडियन है। सभी नाचने में मगन रहते हैं। प्रवीण और शिखा फेरे पर बैठते हैं और छठा फेरा पूरा होते ही शिखा कहती है, पंडित जी रुक जाइए। अरे क्या हुआ शिखा, तुम रुक क्यों गई? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बताओ ना क्या हुआ है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है, कुछ तो बोलो। देखो प्रवीण, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कोई फॉरेनर नहीं हूँ, इंडियन हूँ। क्या तुम अभी मुझसे शादी करना चाहोगे? ये सुनकर प्रवीण को धक्का लग जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो ना? नहीं, शिखा सच बोल रही है। हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि तुम्हें समझा सके इंडियन लड़की की कीमत, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं हुए। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने को तैयार हो? प्रवीण चुपचाप वहाँ से चला जाता है और शादी में आए सभी लोग लौट जाते हैं। शिखा रोने लगती है। प्रवीण ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। मैं बहुत बदनसीब हूँ। इतने में ही प्रवीण वहाँ जाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी, मंत्र चालू कीजिए, मेरे फेरे पूरे नहीं हुए हैं। शिखा अपने आंसू पोंछ के फेरे के लिए खड़ी हो जाती है और फेरा पूरा होने के बाद प्रवीण कहता है, मुझे माफ़ कर दो शिखा, मैं फॉरेनर लड़की की ख्वाहिश में अंधा हो गया था। मुझे तुम जैसी लड़की तो विदेश में भी नहीं मिलती। जब मैं फेरे छोड़कर गया तब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे दिल और स्वभाव से प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम जो भी हो मुझे पसंद हो, नहीं चाहिए मुझे कोई विदेशी। माई इंडिया इज़ द बेस्ट। चलो दोस्त, तुम्हें अकल तो आ गई। और बाद में प्रवीण और शिखा खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं अपने इंडिया में ही। सोनाली की अभी हाल ही में रितेश के साथ लव मैरिज हुई है, जिस वजह से उसकी जिठानी नेहा उससे बहुत चिढ़ती है। वो नहीं चाहती कि उसकी देवरानी को ससुराल में उससे ज्यादा अहमियत मिले, इसलिए वो हमेशा अपनी सास प्रेमा को भड़काती रहती है। क्या नेहा अपनी सास को भड़काने में कामयाब हो पाएगी या फिर सोनाली अपनी समझदारी से जेठानी को सबक सिखा पाएगी? ये जानने के लिए देखते हैं आज की कहानी। माँ जी, देख लीजिए अपनी छोटी बहू की हरकत। अरे क्या हुआ, क्या कर दिया मेरी छोटी बहू ने? एक तो कल रात को बर्तन नहीं धोए थे, ऊपर से अभी तक सो रही है। उसे तो ये खबर भी नहीं कि उसका पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ी मदद ही कर दूं उसकी। अरे तो जाकर उठा देना उसे। ना माँ जी ना, मैं उसको नहीं उठा सकती। मुझे जिठानी नहीं, दुश्मन समझती है वो। अगर मैंने उसे कुछ बोल दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। अरे बहू, तू तो यूं ही बोलती रहती है। मेरे सामने तो सोनाली की आवाज तक नहीं निकलती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है बेचारी। माँ जी बहुत चालाक है आपकी छोटी बहू। उसे पता है आपके सामने कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं। भला वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। अरे ठीक है, जाती हूँ मैं और देखती हूँ कि कैसा नहीं उठती है। अभी खबर लेती हूँ इसकी। प्रेमा अपनी छोटी बहू के पास जाकर कहती है, सोनाली बहू, सोनाली बहू। जी माँ जी। टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? तुम्हारा पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और तुम आराम से सो रही हो। माँ जी, मैं किचन का काम खत्म करके बहुत लेट सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी आँख नहीं खुली। अच्छा, लेकिन बड़ी बहू तो कुछ और बोल रही है। क्या कहा उन्होंने? यही कि रात के बर्तन सुबह तक रखे हुए थे, उसने धोए हैं सुबह जल्दी उठकर। पर माँ जी, मैं तो सब काम। अरे चल अब बहस मत कर, उठकर घर की साफ सफाई कर ले। बड़ी बहू ने नाश्ता बना दिया है। सोनाली उठकर घर की साफ सफाई में लग गई। सारे घर की साफ सफाई करने के बाद वो नहाने चली गई। पीछे नेहा ने आकर अपने कमरे की हालत बुरी तरह बिगाड़ दी
और अपनी सास को अपने कमरे में लेकर आई। माँ जी, आप ही देखिए, आपकी लाडली छोटी बहू ने सारे घर की साफ सफाई कर दी, लेकिन मेरा कमरा छोड़ दिया। अब आप सोनाली से पूछेंगी कि उसने ऐसा क्यों किया? हाँ हाँ जरूर पूछूंगी, क्यों नहीं पूछूंगी। सोनाली बहू, सोनाली बहू। अपनी सास की आवाज सुनकर सोनाली भागती हुई आई और कहने लगी, माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो? बहू पहले तो तू मुझे ये बता कि नेहा का कमरा इस घर के अंदर नहीं आता क्या, या तू इसको और इसके कमरे को अपने घर के बाहर समझती है? नहीं तो माँ जी, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हो? तूने सारे घर की साफ सफाई कर दी, लेकिन नेहा का कमरा क्यों छोड़ दिया? देख कितना गंदा पड़ा है ये कमरा। माँ जी, मैंने भाभी के कमरे की अच्छी तरह से साफ सफाई की थी, पता नहीं कैसे ये सब हो गया। अरे बहू, तूने सफाई की थी तो ये कमरा क्या कोई भूत बिगाड़ गया? अगर वो तेरे लिए नाश्ता ना बनाए, बाकी सबके लिए बनाए, तो तुझे कैसा लगेगा बोल? माँ जी, मैंने सच में सफाई की थी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। अरे चल, बहस बंद कर और सफाई कर इस कमरे की, और आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेमा के जाने के बाद सोनाली वहां पर साफ सफाई करने लगती है। तभी नेहा उसे ताना कसते हुए कहती है, सोनाली बुरा मत मानना, तुमने लव मैरिज की है ना, तो तुम अपने पति के दिल में ही जगह बना सकती हो। अपनी सास के दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोनाली को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसकी जेठानी ने किया है। इसी तरह से शाम को प्रेमा ने नेहा से कहा, नेहा, आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू सोनाली को बोल देना कि रात को मेरे लिए खिचड़ी बना दे। मैं मेहता जी के घर जा रही हूँ, खाने के समय वापस आ जाऊंगी। पर नेहा सोनाली से कुछ नहीं कहती और सोनाली अपनी मर्जी से खाना बना लेती है। रात को जब प्रेमा घर पर आती है और जैसे ही खाना खाने बैठती है तो गुस्से से बोलती है, नेहा, तुमसे बोल कर गई थी ना कि सोनाली से कहकर खिचड़ी बनवा लेना, और तुम मेरे सामने ये मटर पनीर परोस रही हो। माँ जी, मैंने तो सोनाली को बोला था खिचड़ी बनाने के लिए, ना तो उसने खुद ही बनाई और ना ही मुझसे कहा। अगर वो मुझसे मना कर देती तो मैं खुद ही बना कर देती आपके लिए। सोनाली, सोनाली यहाँ आओ जल्दी। सोनाली किचन से निकलते हुए कहती है, जी जी माँ जी। तेरी नजरों में मेरी और मेरे बात की कुछ अहमियत है कि नहीं? क्या हुआ माँ जी, अब मैंने क्या किया? जब नेहा ने तुझसे बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शाम को खिचड़ी खानी है, तो तूने खिचड़ी क्यों नहीं बनाई? माँ जी, भाभी ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। अरे सोनाली, क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तुम्हें शाम को ही बता दिया था कि माँ जी के लिए खिचड़ी बना देना। अरे जब तुम्हें नहीं बनानी थी तो तुम मुझसे बोल देती, मैं माँ जी के लिए बना देती खिचड़ी। अब तुम्हारा मटर पनीर खाने का मन है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सबको मटर पनीर खिलाओगी। भाभी, लेकिन आपने मुझसे कुछ कहा ही नहीं तो मैं। अरे रहने दो, अब बात को रबड़ की तरह मत खींचो। मैंने तुम्हें बोला था, तुम काम के चक्कर में भूल गई होगी। माँ जी, मैं अभी बस 5 मिनट में बनाकर लाती हूँ खिचड़ी। नेहा की इस हरकत से सोनाली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है, मैं जानती हूँ भाभी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं कोई दुखियारी देवरानी नहीं हूँ जो आपके जुल्म सहती रहूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ मैं। अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर देती है। सोनाली ने मौका पाकर अपनी सास का कमरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया। प्रेमा जैसे ही अपने कमरे में आई तो वो आग बबूला होकर बोली, नेहा, नेहा, ये क्या किया है तुमने? तुम मेरे कमरे में साफ सफाई करने आई थी या फिर गंदगी फैलाने? माँ जी, मैं तो बहुत अच्छी तरह साफ सफाई करके गई थी, पता नहीं ये कैसे हो गया। नेहा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कम से कम तुमसे तो मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया तुमने। अगर अगले आधे घंटे में मेरा कमरा मुझे व्यवस्थित नहीं मिला तो तुम अपने मायके का टिकट कटा लेना। नेहा जल्दी जल्दी कमरा साफ करने में लग जाती है। इसी तरह दोपहर में नेहा खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से सोनाली आकर चूल्हे को ऑन करके चली जाती है, जिससे कि खाना जल जाता है और सारे घर में जले हुए खाने की बदबू फैल जाती है। तीनों भागकर किचन में जाते हैं। प्रेमा चूल्हा बंद करती है और फिर गुस्से से लाल पीली होकर बोलती है, तुम दोनों में से कौन बना रही थी खाना? माँ जी, भाभी बना रही थी खाना। हाँ माँ जी, मैं ही बना रही थी खाना, खा लीजिए ना। बहू, एक काम कर, बर्बाद कर दे मेरे घर को।
अरे ध्यान कहाँ रहता है तेरा? देख, तेरी एक लापरवाही से क्या हाल हुआ है किचन का। पर मैं तो गैस बंद करके गई थी, पता नहीं कैसे खुला रह गया। तो पता कर बहू कि कैसे खुला रह गया। अरे काम पर ध्यान दे बहू, काम पर, इधर उधर की बातों पर नहीं। अगर आज के बाद ऐसी गलती हुई तो तुझे पता है मेरा गुस्सा। प्रेमा अपनी बड़ी बहू को खूब सुनाती है और सोनाली बन ही बन बहुत खुश होती है। प्रेमा के वहां से जाने के बाद सोनाली अपनी जिठानी को ताना मारते हुए कहती है, भाभी एक बात बोलूं, भले ही आपकी अरेंज मैरिज हुई है बस इतनी सी बात से आप अपनी सास के दिल में जगह नहीं बना सकती। अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे पहले तो ये खाना आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। सोनाली ये कहते हुए मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन सोचती है, अब समझ में आया कि आखिर ये गैस खुला कैसे रह गया। सोनाली इतनी चालाक निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी इसकी देवरानी हूं। इस तरह सोनाली ने नेहा को उसी की भाषा में जवाब दिया। अब पता नहीं दोनों बहुओं की आपस की लड़ाई से प्रेमा को क्या क्या झेलना पड़ेगा। क्या प्रेमा अपनी बहुओं के बीच का मनमुटाव समझ पाएगी? सिमरन की माँ शोभा को उसकी शादी की बहुत चिंता होती है, क्योंकि एक बीमारी के चलते उसकी सारे दांत गिर चुके हैं। सिमरन वैसे तो सुंदर है, घर और बाहर के सभी काम संभाल लेती है, लेकिन भाई शादी के लिए तो पहले सुंदरता देखी जाती है। इसलिए उसकी माँ को बस यही चिंता सता रही है कि वो कैसे अपनी बेटी की शादी करवाए। सिमरन, ओ सिमरन। हाँ माँ, आपने बुलाया? अरे एक तो वैसे ही तेरे दांत नहीं है, ऊपर से तो इतनी बुरी हालत में रहती है। चल जल्दी से अच्छे कपड़े पहन ले और तैयार हो जा। क्यों माँ, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। उसने तुम्हारे नकली दांत लगाने के लिए आज बुलाया है। अच्छा माँ, मैं बस 2 मिनट में आई। शोभा सिमरन को लेकर चली जाती है और उसके नकली दांत लगवा देती है। अब शोभा सिमरन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। एक दिन उनके घर पर रिश्ते वाले आते हैं। बेटी, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। एक बात याद रखना, उनके सामने ये मत बोल देना कि तेरे दांत नकली है। बाकी सब मैं संभालूंगी। अब जाकर तैयार हो जा। ठीक है माँ, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं। लड़के की माँ सावित्री और बहन शीना दोनों ही बहुत तेज होती हैं। उन दोनों को देखकर शोभा सोच में पड़ जाती है। अगर इन दोनों माँ बेटी को शक हो गया कि सिमरन के दांत नकली है तो इतना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी सावित्री बोलती है, अरे बहन जी, क्या सोच रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बहन जी, बस यही सोच रही थी कि बेटी की माँ होना भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जी बहन जी, सही कह रही हैं आप। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, आखिर मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ। अच्छा बहन जी, ये सारी बातें तो होती रहेगी, आप जरा अपनी बेटी को तो बुलाओ। जी जी। सिमरन, बेटा सिमरन, चाय लेकर तो आओ। सिमरन सबके लिए चाय लेकर आती है। सावित्री और शीना कुछ देर सिमरन से बात करती हैं। उन दोनों को सिमरन पसंद आ जाती है। सावित्री कहती है, आपकी बेटी हमें पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए आप। आंटी, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर इसके दांत है, एकदम सफेद चमचमाते हुए। ये सुनकर सिमरन और शोभा थोड़ा घबरा जाती हैं। शोभा जल्दी से बात संभालती हुई कहती है, हाँ, मेरे बेटी के दांतों की सब तारीफ करते हैं। ये ना अपने दांतों का बहुत ख्याल रखती है। सुबह जल्दी उठकर अच्छी तरह ब्रश करती है, रात को सोने से पहले भी ब्रश करके सोती है। इसके अलावा न जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करती है। अरे वाह आंटी, जब आपकी बेटी हमारे घर आ जाएगी तो मैं भी दांतों को सुंदर, सफ़ेद और मजबूत रखने के लिए इनसे ही सलाह लूँगी। इसके बाद वो चली जाती है और सिमरन गुस्से में अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर शादी के बाद उन्हें सच्चाई पता चल गई तो ये दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी ही जड़ी बूटी बना देंगी। अरे तू फिक्र मत कर, किसी का कुछ पता नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद शोभा सिमरन की शादी कुणाल के साथ कर देती है। जब कुणाल और सिमरन शादी के बाद मिलते हैं तो कुणाल सिमरन से कहता है, शीना और माँ ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था
सब कुछ सच कहा था। क्या बोला था उन दोनों ने मेरे बारे में? यही है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं और तुम अपने दांतों का ख्याल भी बहुत रखती हो। दांत की बात सुनकर सिमरन सोच में पड़ गई। ये सारी बात घूम फिर कर मेरे दांतों पर ही क्यों आ जाती है? दांत ना हुए ताजमहल हो गया कि जिसे देखो तारीफ कर रहा है। अगर कुणाल जी को मेरे दांतों की सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। अरे सिमरन, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? चलो माँ के पास चलते हैं। कुणाल और सिमरन माँ के पास चले जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे गन्ने रखे होते हैं। माँ, ये इतने सारे गन्ने कहाँ से लाई? तेरे चाचा ने गांव से भेजे हैं। ले तू भी खाकर देख, कितने मीठे और ताजे गन्ने हैं। नहीं माँ, आप खाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। कुणाल के जाते ही शीना अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप खाइए ना गन्ने, आपके दांत तो बहुत मजबूत हैं, आप तो आराम से खा सकती हैं। नहीं शीना, तुम खाओ, मुझे ये गन्ने खाना पसंद नहीं है, इनके रेशे दांत पे फंस जाते हैं ना। अरे भाभी, आप तो इन रेशों की चिंता ही मत करो, इन गन्ने के रेशों की क्या मजाल जो आपके दांतों में घुस जाए। ये कहकर शीना एक गन्ना सिमरन के हाथ में रख देती है। सिमरन सोचने लगी, लगता है शीना आज मेरे नकली दांत का भांडा फोड़ कर ही रहेगी, अब क्या करूं मैं। सिमरन ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास बोलती है, हाँ बहू, तू क्यों चिंता कर रही है? तेरे दांत तो बहुत मजबूत है। मुझे देख, मैं भी तो बुढ़ापे में गन्ना खा रही हूँ। अभी नहीं कैसे बताऊं कि इनके बुढ़ापे के दांत और मेरे जवानी के दांतों में क्या फर्क है। सिमरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो कुछ देर सोचती है और कहती है, नहीं माँ जी, मुझे ना ये अच्छा नहीं लगता, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। सिमरन किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है? अरे क्यों, क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है क्या? हाँ माँ, परेशानी ही परेशानी है, हर समय झूठ की तलवार मेरे सर पर लटकती रहती है। माँ, मेरा मन करता है कि मैं अपने नकली दांतों का सच सबको बता दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना, नहीं तो तेरे ससुराल वाले तुझे घर से निकाल देंगे। अच्छा होगा ना माँ, कम से कम मुझे झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। देख बेटी, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा कहना मान, अभी किसी से कुछ मत कहना। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। सिमरन बहुत परेशानियों के साथ अपने ससुराल में रहती है। एक दिन उसकी सास बहुत सारे अखरोट ले आती है और सभी को अखरोट देते हुए कहती है, चलो अब तुम सब मेरे सामने अखरोट खाओ। सिमरन अखरोट देखकर घबरा जाती है और कहती है, माँ मैंने अभी खाना खाया है, मैं ये अखरोट नहीं खा सकती। नहीं बेटा, अखरोट तो तुझे खाने पड़ेंगे, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। चलो अभी खा भी लो बेटा। सिमरन किचन में जाती है और किसी तरह अखरोट तोड़ कर ले आती है और खा लेती है। कुछ दिन बाद सिमरन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत खांसी हो जाती है। वो सोचती है, जब तक मेरी खांसी ठीक नहीं हो जाती मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि खांसते समय मेरे दांत ही बाहर आ जाए। सिमरन ये सोच रही होती है कि तभी शीना उसके कमरे में आकर कहती है, भाभी आप अंदर क्या कर रही हो, बाहर चलो ना, माँ और भैया आपको बुला रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ, मैं आराम करूंगी। सिमरन के लाख मना करने के बाद भी शीना उसे बाहर ले आती है। सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी सिमरन को जोर से खांसी शुरू होती है। खांसते खांसते उसके नकली दांत जमीन पर गिर जाते हैं। घर के सभी लोग कभी सिमरन को देखते हैं, कभी उसके नकली दांतों को। सिमरन के ससुराल वालों को ये समझते देर नहीं लगती कि उसके मजबूत और सुंदर दांतों का राज क्या था। उसकी सास कहती है, ये तेरे नकली दांत हैं? तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया। भाभी कितनी झूठी हो आप और आपकी माँ, आप दोनों ने कहा था कि आप अपने दांतों का बहुत ख्याल रखती हो, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करती हो। सिमरन, तुम्हें सारी दुनिया में मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, चली जाओ यहाँ से। सबकी बातें सुनकर सिमरन के आंसू निकल आते हैं और वो अपने ससुराल वालों को सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उससे नफरत करने लगते हैं। सिमरन की सास बहुत गुस्से में कहती है, जब तक हम तुम्हारे लिए कोई फैसला ना ले ले तब तक तुम अपने कमरे में ही रहोगी।
और आज ही अपनी माँ को फोन करके यहाँ बुलाओ। मैं आज ही मिलना चाहती हूँ उनसे। सारे ससुराल वाले सिमरन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसकी माँ के साथ उसे उसके मायके भेज देते हैं।